ओके, सो नाउ कम्स कार्डियोवैस्कुलर की फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये फार्माकोलॉजी जो होती है ना सीवीएस की, मैं 2 वीडियोस में कवर करूँगी। व्हाई? बिकॉज़ इसके ना काफ़ी ज़्यादा इसमें पेजेस हैं, ऑलमोस्ट लाइक 7 टू 8 पेजेस हैं इन फर्स्ट एड। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट सबसे पहले, ठीक है, इसमें ये बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट है और कॉमन भी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है जो 90% लोगों में होती है, इसमें ना हमने स्टार्टिंग करनी होती है थायराइड डायूरेटिक से। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना हमने थायराइड डायूरेटिक्स दी है। ठीक है, साथ एस इनहिबिटर्स होते हैं, ARBs होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना CCBs कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। वो भी कौन से वाले? डाईहाइड्रोपायरिडीन वाले, वो 2 टाइप्स के होते हैं ना, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास एक पेशेंट है जिसमें हाइपरटेंशन भी और साथ साथ उसको ना हार्ट फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स भी, यानी हार्ट फेलियर भी है, तब उसको कौन से दोगे? डायूरेटिक दोगे पहले नंबर पे ना। वाई? क्योंकि हार्ट फेलियर के अंदर वो पल्मोनरी एडीमा वगैरह होता है ना, तो हमने वो एक्सेसिव फ्लूइड को किसी भी तरह बाहर निकालना है बॉडी से। उसके लिए हम डायूरेटिक देंगे जो कि डायूरेसिस कराएगा, फ्लूइड को बाहर आउट कर देगा। बाकी वही एस इनहिबिटर्स, ARBs वगैरह हो जाते हैं, बीटा ब्लॉकर हो जाते हैं। अच्छा, बीटा ब्लॉकर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊंगी कि एक बात तो ये है ना कि बीटा ब्लॉकर आपने जो है ना वो सिर्फ जो हार्ट फेलियर कॉम्पनसेट कर जाए, यानी बॉडी हमारी अभी ठीक चल रही है, वो कॉम्पनसेशन सही कर लेगी, उसमें से बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जो आपके पास जो है ना डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर जो हो ना, बिल्कुल अब ख़राब हो चुके हैं, जिसका बॉडी की डीकम्पनसेशन भी नहीं काम करी, वो उसमें बीटा ब्लॉकर बहुत कॉशनली यूज़ करते हैं और करते ही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। बाकी ये कार्डियोजेनिक शॉक में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि खुद सोचें कार्डियोजेनिक शॉक हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब हार्ट बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, हार्ट का अपना होता है ना शॉक, जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। अच्छा, हार्ट बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, तो अब वो उस बेचारे के अंदर बिल्कुल वर्क लोड इतना ज़्यादा आ रहा है, वो कर ही नहीं सक रहा आगे पंप, तो एक ऊपर से हम क्या उसमें बीटा ब्लॉकर दे देंगे? नहीं ना। तो बीटा ब्लॉकर जो है ना वो उसमें नहीं देना होता। बीटा ब्लॉकर का तो ये मतलब है ना कि बिल्कुल हार्ट को मज़ीद ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग, दे के बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक कर रहे हैं, हार्ट मज़ीद पंप भी ना करे, तो पहले ही नहीं पंप करा तो और क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, और बाकी जो हार्ट फेलियर होता है ना उसमें आपने हमेशा ARBs को जो है ना NRIs से कंबाइन करना था, विच इज़ नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, जिसका नाम सैक्यूबिट्रल है। ठीक है, तो हम ना यूजुअली क्या करते हैं, ARB प्लस सैक्यूबिट्रल दे देते होते हैं, और ARB में लोसार्टन पोटाशियम देते होते हैं। खैर, ये दोनों कंबाइन करके देने मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कम्स के अगर एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन भी है और साथ उसको ना शुगर है, शुगर और बीपी दोनों साथ साथ किसी भी मरीज़ में कोमॉर्बिडिटीज़ आ रही है ना, जैसे क्लिनिक्स में आपके पास देखा जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने उसको एस इनहिबिटर्स या ARBs देनी है। क्यों? क्योंकि ये रीनो प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी किडनीज को ना प्रोटेक्ट करता है एस इनहिबिटर्स और ARBs जो होते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव होते हैं गैस डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से जो नेफ्रोपैथी होती है ना उसके अगेंस्ट। ठीक है, और इसके अलावा मोर्टेलिटी को भी कम करती है। इसके अलावा अगर आपके पास अस्थमा है, एक पेशेंट को बीपी भी ज़्यादा आता है और इसको जो है ना दमे का भी मसला है। ठीक है, तो उसमें ना आपने ARB पहले देनी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एस इनहिबिटर्स होते हैं ना, याद रखना, कफ कराते हैं ज़्यादा, खांसी ज़्यादा कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू ना, यानी ब्रेडिकाइनिन को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से कफ ज़्यादा हो जाती है। तो हमें क्या होगा, पता चलेगा कि अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं ना बीमारियाँ, तो आपने ARBs पहले नंबर पे अपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद CCBs भी दे सकते हैं, थायराइड डायरेटिक्स भी दे सकते हैं, और कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आपने नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिए ना, यानी नॉन सेलेक्टिव का मतलब है कोई बॉडी में हर जगह जाके काम करेंगे, तो वो ना अपना सबसे पहला काम तो इनका ये होता है ना, ये जाके जो है ना लंग्स के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देते होते हैं बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। तो हम तो नहीं चाहते कि भाई हम बंदे में फालतू में अस्थमा भी हो जाए, तो इन लोगों में आपने नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देने, आपने सेलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिव जो सिर्फ हार्ट के प्रोटेक्ट करे, जो आके लंग्स को ना छेड़े, क्योंकि अस्थमा हुआ है ना बंदे को ऑलरेडी। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है कि एस इनहिबिटर को हमने प्रिवेंट करना है, ताकि मतलब जिस बंदे में अस्थमा है ना उसमें एस इनहिबिटर्स नहीं देना होता, ताकि हमें पता तो चले कि एस इनहिबिटर भी तो क्योंकि कफ कराता है ना, और पहले भी बंदे को अस्थमा की वजह से भी कफ लगी हुई है, तो इन दोनों में फ़र्क नहीं हो सकता। ठीक है, देन कम प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ना आपके पास ये वाले ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। ठीक है, सिर्फ, और आपने याद रखना है, न्यू मॉम्स लव हग्स, इससे। ठीक है, एंसनिफाडिपिन, एमसेमिथाइलडोपा, एल्सिलाबिटोल एंड एचसेहाइड्रोलिज़िन। ठीक है ना, वो फर्स्ट लाइन मोस्टली जो है ना वो FCPS पे पूछा जाता है कौन सी, तो वो मिथाइलडोपा होती है, और जो इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं वो ये दोनों यूज़ करते हैं। खैर, आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, सो नाउ इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, उसके बारे में, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन था ना हाइपरटेंशन के अंदर, तो अब इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, इसमें एक स्टार्ट से हम लोग देखते हैं कि इसमें होते कौन कौन से। ठीक है, आपके पास कुछ जो होते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन के रिसेप्टर, जो कि बेसिकली वेसल स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, हमारी जो ब्रीथी ब्लड वेसल्स है ना उनके ऊपर एक्ट करते हैं, वो डाईहाइड्रोपायरिडीन होते हैं। ठीक है, वहाँ पे रिसेप्टर्स उसके ऊपर है, तो वो वाले आपके पास कौन से होते हैं? एस एमलॉडिपीन। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या हो जाता है, इसके अलावा आ जाता है क्लेवेडिपीन, उसके बाद आ जाता है नीकार्डिपीन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना 3, ये आपके पास है डाईहाइड्रोपायर, एक सेकेंड में जूम करूँ। अच्छा, ये जो 3 है ना, फर्स्ट 3 जो मैंने बताए हैं। ठीक है, और साथ साथ निफेडिपिन भी और निमोडिपिन भी, ये वाले सारे डाईहाइड्रोपायरिडीन होते हैं, जो कि स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, और इनमें से बस याद रखना कि जो क्लेवेडिपिन है और नीकार्डिपीन है ना,
नहीं क्लेवर, मैं क्लेवर नहीं हूँ, मतलब नी और क्लेवर मतलब क्लेविडिपिन, ये दोनों जो है ना हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अर्जेंसी में भी देते होते हैं, जो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। देन कम्स आपके पास जो आपके पास होते हैं नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन, जो आपके पास जो है ना वेसल्स के ऊपर नहीं एक्ट करते, सीधे हार्ट के ऊपर एक्ट करते हैं। हार्ट के ऊपर दो ही एक्ट करते हैं, एक वीरापामिल और एक दिल आज़म। मैंने ऐसे याद किया था ना, हमारा जो दिल है, ठीक है, दिल बन रहा है ना इससे, तो आज हार्ट भी दिल है, तो एक दिल आज़म और दूसरा जो है ना वीरापामिल, यानी कि वीरा, वीरे का दिल, मतलब ऐसे मतलब याद कर लिया था। अच्छा ठीक है, वीरापामिल और दिल आज़म एक्ट ऑन हार्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास एक ये याद रख लेना कि जो वेरापामिल होता है ना, वो आपके पास हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया करा देता होता है, ठीक है, तो पेशेंट्स के अंदर। अच्छा, एक आ जाता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल के ब्लॉक करते हैं, ठीक है, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना, उनको ही ब्लॉक करते हैं। हार्ट के ऊपर भी, स्मूथ मसल्स के ऊपर भी, जैसे कि वो दोनों बताया, डाईहाइड्रोपायरिन एंड नॉन वाले। अच्छा, जब इनके ऊपर एक्ट करते हैं ना, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया ना, अब कैल्शियम क्या कराता था, कॉन्ट्रेक्टिलिटी कराता था, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। तो बीपी को इस तरह कम करते हैं। अच्छा, वेसल्स की स्मूथ मसल्स के ऊपर जो एक्ट करते हैं, ठीक है, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर जो एक्ट करते हैं, उन पे नंबर 1 पे ए वाला है, ठीक है, यानी एम्लॉडिपिन याद रखना, ठीक है। अब जो एम्लॉडिपिन और निफाडिपिन ये ज़रा बराबर के होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद रियाज़म और उसके बाद वेरापामिल, ठीक है। वीरा सबसे एंड पे आता है, लेकिन एम्लॉडिपिन और निफाडिपिन ये ज़रा बराबर के होते हैं, जो वेसल्स के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं। जो हार्ट के ऊपर एक्ट करते हैं उसमें वीरा सबसे पहले आता है, फिर रियाज़म आता है, और फिर बाकी वाले दोनों आ जाते हैं, ठीक है, जो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। देन कम्स कि आपके पास इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके जो क्लिनिकल यूजेस है ना, उसमें आप याद रखना कि जो डाईहाइड्रोपायरिडीन वाले थे ना, ये सारे के सारे ऊपर जो पड़े हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ निमोडिपिन को हटा दो, ठीक है। नीमू, नीमू एक वो मछली भी थी ना, कोई मूवी थी उसकी लगी नीमू, फाइंडिंग नीमू समथिंग। अच्छा खैर, उस वाले को हटा के ना बाकी सारे जो है ना, वो आपके पास हाइपरटेंशन में आप यूज़ कर सकते हैं, एंजाइना में यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वेजोस्पास्टिक एंजाइना जो हो गया था, वो मैंने आपको बताया हुआ पिछले लेक्चर में। इसलिए रेनॉल्ड्स फिनोमेना अगर हो जाए पेशेंट में, उसमें भी कंस्ट्रिक्ट कर देती है ना ब्लड वेसल्स, तो इन सब के काम यही है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, कि वो किसी तरह वेजो डायलेट करता है। अच्छा खैर, डाईहाइड्रोपायरिडीन मेनली डायलेट आर्टरीज, किसको डायलेट करता है, ये आर्टरीज को डायलेट करता है, जो डाईहाइड्रोपायरिडीन होते हैं, ठीक है, डायलेट करता है आर्टरीज को। देन जो मैंने निमोडिपिन नीमो को बताया था, ठीक है, उसको याद रखना, उस सब अरेक्नॉइड हेमरेज के अंदर देते हैं, ताकि वो सेरिब्रल जो वेजल्स है ना उसको, ये पेपर में पूछा जाता है कि सब एरेक्नॉइड जो हेमरेज है ना, उसमें कौन सा देते होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सब एरेक्नॉइड हेमरेज में कौन सी देती होती है, निमोडिपिन नीमू नीमू देते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नी कार्डिपिन, नहीं नी कार्डिपिन और क्लेवर वाला जो था क्लेविडिपिन, ये दोनों अर्जेंसी इमरजेंसी में देते हैं, जो मैंने ऊपर ही बात बता दी है। देन कम्स नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स जो थे ना जितने भी, यानी कि जो बेसिकली कौन से थे, जो हार्ट के प्रोडक्ट थे, दिल त्याजम और वीरा, ये दोनों जो थे ना विरापामिल, ये दोनों जो होते हैं ना बेसिकली, आपके पास जाहिर सी बात है, ये सॉरी मैं यहाँ पे थी, ये दोनों जो है ना, ये आपके पास मैंने बताया हार्ट की वजह करते, तो वो हाइपर टेंशन में, एंजाइना में और एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लटर, इन सब में हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जाता है इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के कॉमन साइड इफेक्ट जो अपनी याद रखना एमसीक्यू में, वो है जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, जो हमारे गम्स होते हैं ना, उसको हाइपरप्लेजिया करा देते होते हैं। देन कम्स जो डायहाइड्रोपायरिडीन पड़े थे पहले वाले, वो क्या कराते हैं, वो ना थोड़ा सा मतलब स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। जो स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो क्या करा देंगे हमारे पास, एडीमा करा देंगे, वेज़ोडाइलेट करा देते होते हैं ना, एडीमा करा देंगे, फ्लशिंग करा देंगे फेस पे, ठीक है। इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आएंगे बंदे को, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा ब्लड तो पूल डाउन हो रहा है वेज़ोडाइलेशन की वजह से, तो ऊपर कम जा रहा है ब्रेन में, और इस तरह डिजीनेस हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है डायहाइड्रोपायरिन वाले कराते हैं। जो नॉन डायहाइड्रोपायरिन हार्ट के ऊपर चेक करते हैं, वो फिर आपके पास हार्ट के ऊपर जाना, ये सारी चीज़ें कम कराएंगे, यानी कार्डिक डिप्रेशन करा देंगे, ठीक है। ए वी ब्लॉक करा दें, क्योंकि उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी को कम करा देना, जब कॉन्ट्रेक्टिलिटी को कम करेंगे तो डिप्रेशन, ए वी ब्लॉक, इसके अलावा हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया याद रखते हैं, जो कि वेरापामिल कराता है, मैंने आपको सबसे पहले वो बताया, ठीक है। वेरापामिल कॉजेज हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू। देन एक हो जाती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की जो शिकायत होती है ना, वो भी ये जो हार्ट वाले होते हैं ना, ये वो वाली भी करा देते होते हैं, ठीक हो गया। ये आपको याद होना चाहिए बात, ठीक है। देन कम्स अदर थिंग विच इज़ हाइड्रोलिजीन, सीसीबीज ऊपर पड़े थे जो वो आर्टरीज के ऊपर एक्ट करते थे। अच्छा चलो, हम अब लोग हाइड्रोलिजीन की बात करते हैं। ये हमने अभी कहाँ पढ़ी थी पीछे, ये प्रेगनेंसी में एक मेडिसिन होता है, वो प्रेगनेंसी में ये वाली मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और ये एक्ट करती है आर्टीरियोल्स के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में याद रखना कि आपके पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये साइक्लिक जीएमपी वाला काम करती है, ठीक है। साइक्लिक जीएमपी को ज़्यादा करती है। साइक्लिक जीएमपी जब भी आता है तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड दिमाग में आता है ना, क्योंकि वो वेज़ोडाइलेटेशन कराता है। खैर, हाइड्रोलिजीन कैसे काम करती है, ये आपके पास साइक्लिक जीएमपी को ज़्यादा करती है, स्मूथ मसल्स को ना रिलैक्स करती है, वेज़ोडाइलेट करना यानी रिलैक्स करना। एक ये बात थी कि आर्टीरियोल्स को ज़्यादा करती है ना एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वेन्स, तो आर्टीरियोल्स को जब आपके पास वेज़ोडाइलेशन ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए आपने याद रखना है, उसकी वजह से आफ्टर लोड जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप देते हैं ना, जब किसी किस्म की सीवियर किस्म की हाइपरटेंशन हुई ना बंदे को, ठीक है, पर्टिकुलरली एक्यूट किस्म की कंडीशन, इमरजेंसी में पेशेंट लैंड करे, तब हाइड्रोलिजीन देनी, हार्ट फेलियर
कि पेशेंट को आप ये देते होते हैं, लेकिन ये नाइट्रेट के साथ मिला के देनी होती है, ठीक है। इसके अलावा सेफ़ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये पहले ही बता दिया, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा, अब इसके साथ ना रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है बंदे को, ठीक है। जब आप ये हाइड्रोलिज़िन देते हो ना, तो पेशेंट को ना उसकी वजह से हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, ठीक है। तो आपने साथ उसको बीटा ब्लॉकर देना है ताकि वो इसको कॉम्पेंसेट कर दे। तो जब भी आपने ये देनी है दवाई, इसके साथ आपने बीटा ब्लॉकर लाजमी देना है टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ओके, दैन आपके पास इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, यही जो भी बताया, कंपेंसेटरी टैकीकार्डिया करा रही होती है। इसकी वजह से ना आपने उन पेशेंट्स को नहीं देना जिनमें ऑलरेडी एंजाइना या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये क्योंकि वही वेज़ोडाइलेटर है, आर्टरियोल्स को डायलेट कराती है, तो फ्लूइड रिटेंशन, हेडेक, एंजाइना। और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी, हाइड्रोलिज़िन जो होती है ना, वो ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस कराती है। तो अगर इस बंदे में ल्यूपस के आ रहे हैं ना फीचर्स, तो वो बेसिकली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोलिज़िन मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना वो ल्यूपस लाइक सिम्टम्स कराती है, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, ठीक हो गया। देन कम्स आपके पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हुई है भाई, अब क्या करना है, ठीक है। इसमें आपने लेबेटालॉल देनी होती है, क्लेवेडिपिन देनी होती है, फिनोल्डोपाम देनी होती है, नीकार्डिपिन नहीं वाला, ठीक है। नीकार्डिपिन क्लेवी ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, बाकी याद रख लो। फिनोल्डोपाम, लेबेटालॉल भी बताया था पहले ही, प्रेगनेंसी में देते होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोप्रोसाइड ये देते होते हैं। तो ये हाइपरटेंसिव जब इमरजेंसी लगी होती है ना, तब ये वाली दवाइयाँ हम दे सकते हैं। देन कम्स इसमें से खास तौर पर हम नाइट्रोप्रोसाइड की अगर बात करें, तो ये काफ़ी शॉर्ट एक्टिंग वेज़ोडाइलेटर होती है, आर्टरीज पे भी बराबर का काम करती है, वेन्स पे भी बराबर का काम करती है, ठीक हो गया। एक MCQ दूसरा ये कि ये भी साइक्लिक जेएमपी के थ्रू एक्ट करती है, ठीक है। वो ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करके, और ये जो है ना वो साइनाइड टॉक्सिसिटी कराती है। सो नाइट्रोप्रोसाइड का क्या है काम, ये इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये साइनाइड टॉक्सिसिटी करा देती है, ये याद रखना है। देन फिनोल डोपैम, यानी डोपैम से डोपामीन, डोपामीन बेसिकली एगोनिस्ट है, D1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, ये याद रख लें, ठीक है। जब ये D1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, तो ये क्या कराती है, ये वेज़ोडाइलेशन कराती है हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है, हमारी पेरिफेरी में, रीनल में और स्प्लैंक्निक वेसल्स में, जिसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन से BP लो हो जाता है। और साथ साथ ये फिनोल्डोपाम ना नाइट्रोयूरेसिस कराती है, यानी कि सोडियम को बाहर निकालती है बॉडी से, ठीक है। इसके अलावा ये हम लोग जो है ना एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे ना जब ऑपरेशन के बाद ना ये दे सकते हैं, एक चीज़ दी से। इसके अलावा ये ना हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, फ्लशिंग, हेडेक, नॉजिया, जो कि सारे वेज़ोडाइलेटर्स का एडवर्स इफेक्ट है, वो तो कॉमन है, आपको अभी तक याद भी हो चुका होगा, राइट। देन कम नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स सब में वेन्स के ऊपर एक्ट करते थे, जैसे हाइड्रोलिज़िन आर्टेरियोल्स के ऊपर एक्ट करते थे। नाइट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पास सीधे सीधे जो है ना जाके वेज़ोडाइलेशन वेन्स की करा देते होते हैं, ठीक है। इसमें खास तौर पे ना नाइट्रोग्लिसरीन आपने सुना होगा, MI के मरीज़ों में ना GTN टैबलेट ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो है ना वो उनकी ज़बान के नीचे सबलिंगुअली रख लेते होते हैं, वो यही नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। इसके अलावा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, और इसके अलावा मोनोनाइट्रेट होता है। ये क्या कराता है, ये वेज़ोडाइलेशन कराता है नाइट्रिक ऑक्साइड को ज़्यादा करके, ठीक है। दूसरे काम नंबर पर ये वही साइक्लिक जेएमपी को ज़्यादा कराना, ये हमें ऑलरेडी सारी बातें पता है। वेन्स के ऊपर ज़्यादा करता है तो आपके पास प्री लोड को काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कि आपने इसको एंजाइना में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, पल्मोनरी एडीमा के पेशेंट्स में ये देना होता है, ठीक है। इसका क्लिनिकल यूज़ है। और जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ना, ये भी वही बात है, रिफ्लेक्स की जो भी चीज़ वेन्स को डायलेट करेगी ना, उधर से हमारी बॉडी को सिग्नल जाएगा हार्ट को कि भाई नीचे तो सारा पुल डाउन हो रहा है, फटाफट से टैकीकार्डिया कराओ, हार्ट को ज़ोर ज़ोर से पंप कराओ, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ वेज़ोडाइलेशन कराएगी ना, वो आपके पास ऊपर जाके रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कराएगी, तो इसलिए इसको भी आपने बीटा ब्लॉकर के साथ प्लस करके देना है, ठीक हो गया। साथ मेथ हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है। एक ये बात याद रखनी, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया जो है ना ये भी कराती होती है, यानी हीमोग्लोबिन में मेथ हीमोग्लोबिनीमिया करा देती होती है, ठीक है, ब्लड के अंदर। और इसके अलावा हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, हेडेक, ये बाकी सारे अच्छा ये ना इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मंडे मॉर्निंग सिकनेस डिजीज़। अच्छा, मंडे डिजीज़ कराती है, ठीक है। जो आपके पास इंडस्ट्रियल नाइट्रेट के एक्सपोजर वाले लोग होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसकी वेज़ोडाइलेशन एक्शन से, मतलब उनको आदत हो जाती है वेज़ोडाइलेशन एक्शन की, ठीक है। जब जब वो काम कर रहे थे वर्क वीकडेज़ में, तो जैसे वीकेंड आता है ना, वीक का एंड आता है, सैटरडे संडे आता है, तो तब टॉलरेंस लॉस होती है, उसकी वजह से बंदे को वो साइंस एंड सिम्टम्स एकदम से जो है ना आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जब वो मंडे को आते हैं ना, तो वो बड़ा बुरा हाल हुआ होता है इनका, मंडे डिजीज़ उसको कहते हैं, ठीक है। हेडेक अपॉन री एक्सपोजर, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, इसमें आपने जब अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ है राइट वेंट्रिकल का, तब आपने उसको नहीं देनी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा अगर हुक्म हुआ है HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसके बारे में पीछे डिटेल पढ़ा चुके हैं, दिस इज़ अ वेरी हाई यील्ड टॉपिक। तो पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, अब तुम पीछे से नहीं दे सकते ना, हम पीछे उसको वेज़ोडाइलेशन नहीं करा सकते, पहले हार्ट बेचारे के ऊपर वर्कलोड इतना आया हुआ है। साथ साथ आपने अगर इसको PDE5 इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, उनके साथ भी इसको नहीं यूज़ करना, ठीक है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं इसकी, जो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन बेसिक ये पढ़ाने के बाद आपके पास ना बेसिक आपके दिमाग में ना काफ़ी कुछ आ गया होगा, जो बाकी लोगों से आपको फ़र्क करेगा, राइट। देन कम्स रेनोलाजीन, ठीक है। रेनोलाजीन क्या होती है, इसमें सोडियम का वर्ड याद रखना है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि आपके पास जो सोडियम करंट होता है ना, उसको ये इनहिबिट करती है, जो लेट फेज ऑफ इनवर्ट सोडियम करंट आता है ना हमारे पास एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है, ये उसको इनहिबिट कर देगी। अब सोडियम ही नहीं होएगा तो आपके पास क्या होगा, इसके अंदर बंदे के अंदर जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है ना, वो भी कम कर देंगी,
ज़ाहिर सोडियम चैनल ही मेनली ऑक्सीजन ले रहे होते थे ना, बार बार खोलने की वजह से उसकी डिपोलराइजेशन भी, जब वो इनहिबिट हो गए तो ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हार्ट रेट और बीपी को ना कोई इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो उसमें तो आपने नहीं देना हार्ट रेट या बीपी में। बस इसमें आपने जब ऑक्सीजन कंजम्पशन वाली, जैसे एंजाइना होता है, ठीक है, जो एंजाइना ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई रुकी हुई है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही और ऑक्सीजन की कंजम्पशन इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको कम करने के लिए रिफ्रैक्टरी एंजाइना जो होता है ना, यानी कि जो बहुत हीट होता है, जो किसी भी दवाई से नहीं ठीक होता, रिफ्रैक्टरी टू एनी ड्रग, रिफ्रैक्टरी एंजाइना, उसको रेनॉलोजिन से ठीक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाता है इसका एडवर्स इफेक्ट, इससे बंदे को कब्ज़ होती है, ठीक है, बंदे को डिजीनेस सी होती है, हेडेक नॉसिया वगैरह होता है, ठीक है। खैर, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि हार्ट फेलियर में देते हैं, मैंने बताया ARB वैल्सार्टन है, उसको प्लस करेंगे विद NRI विच इज़ नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर सेक्यूबिट्रिल, ये दोनों ना कॉम्बिनेशन में हार्ट फेलियर में देते हैं। ये बड़ी अभी एडवांस दवाई है, ठीक है, ये लाजमी देनी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पहली वाली होती है ना नेप्राइल, क्यों हम इसको कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये जो सेक्यूबिट्रिल है ना, ये बेसिकली ब्रेडिकाइनिन को ना टूटने नहीं देती, ठीक है। जब ब्रेडिकाइनिन टूटेगा नहीं, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होएगा, कफ ज़्यादा होएगी, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना पेशेंट को एंजियो एडीमा हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होएगा, जब पेशेंट को कफ ज़्यादा होगी और एंजियो एडीमा की वजह से कफ ज़्यादा होती है ना, यानी कि एडीमा हो गया। अब हमने उसका कम करने के लिए कौन सी ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देते होते हैं, वैल्सार्टन, ठीक है। और क्या करती है, और ये बेसिकली जो मैंने बता दिया, बस ये बेसिक सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको यूज़ करना है वही ARB के साथ मिला के टू ट्रीट हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट पता होने चाहिए कि आपके पास बीपी को कम कराती है, पोटाशियम को ज़्यादा कराती है ब्लड में, जो कि बेसिकली ARB का फंक्शन है। बाकी ये कि कफ कराती है, डिजीनेस कराती है। तो एस इनहिबिटर के साथ उसको बिल्कुल भी नहीं देना, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों दवाइयाँ जो है ना ब्रेडिकाइनिन को ज़्यादा करानी है ना, कफ ज़्यादा करानी है। इसको ARB के साथ एस इनहिबिटर के साथ नहीं देना, हमने यहाँ पे ARB ऐड करनी है, ठीक है। ओके, सो बाकी हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स वगैरह सारी जो है ना, और बाकी एंडिंग ऑफ दिस कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में करके इसको ख़त्म करते हैं, कवर करते हैं, ठीक हो गया। ओके, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।